हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ रमनदीप। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिन्होंने ट्राई किया था न्यूजीलैंड ट्रैवल करने के लिए, उनकी बोर्डिंग डिनाई कर दी। टूरिस्ट वीज़ा था उनके पास, बोर्डिंग डिनाई हो जाती है। उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं न्यूजीलैंड और रिसेंटली इस समय न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बोर्डिंग डिनाई होने के बाद भी वो न्यूजीलैंड में इस समय। तो अगर आपकी बोर्डिंग डिनाई हो गई है और आपको रोक दिया गया है न्यूजीलैंड जाने से, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो रिसेंटली ट्रैवल करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड, या जिनकी बोर्डिंग डिनाई हो गई है, वो निराश होकर घर पे बैठे हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वीडियो पहले आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ट्रैवल करिएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर थे वीरेंद्र शर्मा जी, जो न्यू दिल्ली से थे, एक टैटू आर्टिस्ट थे। उन्होंने जून जुलाई में वीज़ा लिया न्यूजीलैंड का, टूरिस्ट वीज़ा, और उस पर ट्रैवल करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी तैयारी की, अपने रिटर्न टिकट कराए। उसके बाद होटल की बुकिंग अपनी उन्होंने 8 से 9 दिन की प्रीपेड की, और जो एयरलाइन उन्होंने चूज़ की वो थी मलेशिया एयरलाइन। उनका स्टे था मलेशिया में, और वो निकले, न्यू दिल्ली पहुंचे। वहां से उन्होंने ट्रैवल करना था अपना मलेशिया से ऑकलैंड। तो जैसे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, अपना बोर्डिंग पास के लिए वो पासपोर्ट और वीज़ा देते हैं काउंटर पे, तो उनकी बोर्डिंग वहां पे डिनाई कर दी जाती है, उनको बोर्डिंग नहीं दी जाती। वो काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मुझे बोर्डिंग क्यों नहीं दी जा रही, मेरे पास रिटर्न टिकट है, जेन्युइन वीज़ा है, और मुझे बोर्डिंग क्यों नहीं दी जा रही। कोई भी उनको रीज़न नहीं दिया गया, बोर्डिंग डिनाई कर दी, उनको कहा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो वहाँ से वापस हो गए और दोबारा फिर सेम वीज़े पे उन्होंने ट्रैवल किया है न्यूजीलैंड। इस समय वो न्यूजीलैंड में है। तो आज आपको उनकी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार बोर्डिंग डिनाई होने के बाद सेम वीज़े पे दोबारा ट्रैवल किया, क्या उनको दोबारा दिक्कतें आई, और कौन सा उन्होंने रूट चूज किया, कौन सी उनकी एयरलाइन थी। तो सारी चीजें आज सुनते हैं, उनकी कहानी उनके जुबानी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल के बारे में लेके आते हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना आए ट्रैवल करने पे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपने कोई जानकारी लेनी है, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। हम अपना इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक उसकी, आप वहां जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, सुनते हैं वीरेंद्र शर्मा जी से उनकी कहानी। हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैं स्पेशली रमनदीप जी के लिए बना रहा हूँ। एंड वेरी थैंकफुल फॉर रमनदीप जी। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेरे को गाइडेंस भी दी है। मैंने जो कुछ पूछा उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी करी मेरी चीज़ों में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड मैंने न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवाया था अराउंड अप्रैल में, और 16 अप्रैल को मेरा वीज़ा आ गया था। मैंने जाने का ट्राई किया कि न्यूजीलैंड विज़िट कर लेते हैं, एंड मैंने अपने टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक किया था। लाइक ऑल जितना भी बुकिंग्स था, मतलब यानी जाने का आने का सब बुकिंग, होटल भी मेरा 8 डेज़ 9 डेज़ का मेरा पूरा बुकिंग था, सब कुछ जेन्युइन था। मेरे डॉक्यूमेंट भी जेन्युइन है, एंड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था वो जेन्युइन है। बट जब जून में मेरे को जाना था, लाइक 9 जून से 19 जून, उस टाइम पे कुछ एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो शायद मे भी हो सकता है कुछ इश्यूज़ आए, और वहाँ पे मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने मलेशियन एयरलाइंस बुक करी थी, लाइक यहाँ से कुआलालंपुर और कुआलालंपुर से ऑकलैंड के लिए। मीनवाइल काफ़ी सारे लोग थे, 20-25 लोग थे, किसी को भी बोर्ड नहीं करने दिया गया, और कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ बताया नहीं गया, डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे। एंड वीज़ा में भी कुछ नहीं बता रहे थे कि मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने उनका वीडियो भी बनाया, ट्विटर पे भी अपलोड किया है, काफ़ी कुछ मेल्स भी उन्हें करे हैं, मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया उनकी तरफ से। एंड फिर थोड़ा सा मैं भी होपलेस हो गया, और मेरे पैसे काफ़ी लग गए उसके अंदर। औरों की तरह जैसे लोगों को डर रहता है कि नहीं यार, अब
बर्बादी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता नहीं क्या फेक वीज़ा ना हो या कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले वीज़ा भी आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, उनकी एप्लीकेशन है या ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हैं उसको। देन कुछ 1-2 महीने 3 महीने में रुका, फिर दोबारा मैंने एक ट्राई किया और मैंने अगेन फिर सब जगह से इन्फॉर्मेशन ली। रमनदीप जी को भी मैंने कॉल करके काफ़ी कुछ पूछा, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरे को, और मैंने फिर अगेन अपनी टिकट्स बुक करी। और इस बार मेरी टिकट्स वाया हांगकांग थी, और मैंने उसमें प्री अप्रूवल लिया हांगकांग से। कुछ 12 आवर्स का स्टे था, तो इसीलिए मेरे को अप्रूवल वहाँ पे लगा। लाइक मैं आउटसाइड भी जा सकता था हांगकांग से। तो मैं यहाँ से निकला हूँ एयरपोर्ट के लिए, और अपना मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि लगेज नहीं कैरी किया, कुछ भी, कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो उनका लाइक लिक्विड या कुछ या फूड आइटम्स, कुछ भी नहीं। हार्डली मेरा लगेज 9 kg 11 kg का था, एंड हैंड बैगेज में भी मुश्किल से 1 kg रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी कैरी नहीं किया। मेरा विजिटर वीज़ा था, सो कुछ इंस्ट्रक्शंस देख के मैंने कुछ कैरी नहीं किया कि चलो वहाँ जाके ले लेंगे। तो मैं यहाँ से गया हूँ, इमिग्रेशन पे उन्होंने कुछ भी नहीं ज़्यादा पूछा है, जस्ट उन्होंने मेरे से पर्पज़ पूछा, तो मैंने उन्हें पर्पज़ बता दिया कि मैं खाली विजिट के लिए आया, विजिट के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे ऑकलैंड के लिए। एंड प्रॉपरली मेरे को फ़्लाइट मिली वहाँ से हांगकांग भी बहुत स्मूथली मैं गया। हांगकांग में मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स बने, तो उनके साथ मैंने वही टाइम स्पेंड किया, मैंने एग्जिट किया ही नहीं, फॉर द सेफर साइड। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से ऑकलैंड के लिए गया हूँ। ऑकलैंड से पहले उनकी कुछ एंट्री होती है, तो कुछ फॉर्म फिलअप करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी एप्लीकेशन जो है वो पहले से ही ओके कर दो। एनजेड करके उनकी एप्लीकेशन है, वो आप पहले से क्लियर कर लो, तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं भरना। जस्ट आप जाइए और जाके सीधा काउंटर पे वो आपसे पूछेंगे कि आप किस पर्पज़ से आए, तो आप अपना पर्पज़ उन्हें प्रॉपर बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है उसमें हेजिटेशन आपको नहीं रखना है। आप जितना हेजिटेट होगे, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपको हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंग्लिश बोल सकता था, मेरे को सब आता है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश, तो मैं कंफर्ट था, और ऊपर से लाइक कंसल्टेंट का काम भी है, तो मैं समझाना थोड़ा जानता भी हूँ, कन्वर्जेशन अच्छा है, तो मैंने इंग्लिश में ही उनसे मोस्टली बात करी। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है वहाँ पे। कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही करें, और नहीं होता आपको लगता है कि हेजिटेशन है, तो आप अपनी कंफर्ट लैंग्वेज में करो, जिसमें आप घबराओ नहीं, या 1% भी आपको ये ना लगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप कंफर्टेबली बात करो, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस है। तो वहाँ पे काउंटर पे गया हूँ, अपना पासपोर्ट और अपने डिटेल्स वगैरह जो भी, उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया है, और मेरे से डिटेल्स मांगी थी होटल्स की, मैंने वो सारा कुछ उन्हें दिखाया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ का जाएंगे, तो मैंने उसमें मेंशन था, सारा कुछ बता दिया। लाइक मेरे को रोटरुआ जाना था, तो रोटरुआ में कुछ 2 दिन, फिर उसके बाद ऑकलैंड में भी 4 दिन 6 दिन का ऐसा स्टे दिखा रखा था मैंने, जेन्युइन स्टे था सब कुछ। उसके बाद फिर मैं आगे गया हूँ, और आगे जाने के बाद में मेरा लगेज वगैरह मैंने पिक किया है। लगेज करने के बाद में फिर उनकी क्यूज़ होती हैं। फर्स्ट क्यू में आपका जाके वो चेक करेंगे कि आप किस पर्पज़ से आए हैं, आपका पासपोर्ट देखेंगे। फिर 1 नंबर और 4 नंबर 2 एंट्री थी उसके अंदर, जिसमें 4 नंबर में आपका इमिग्रेशन होता है या कस्टम जो भी है, आपसे पूछताछ होती है उसके अंदर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रॉ में अलग से बिठा दिया, और रॉ में अलग से बैठने के बाद में मैंने पूरा उनसे दिखाया कि मतलब क्या क्या है मेरे पास में। वैसे बैग उन्होंने मेरे खोले नहीं, तो उनका डॉग वगैरह आया, डॉग स्क्वाड वहाँ से सूंघा, और फिर वो चला गया। और फिर मेरा फ़ोन वगैरह साइड करवा दिया, मेरे पेपर्स उन्होंने पूरे देखे कि आप पेपर्स दिखाइए सब, वीज़ा वगैरह, अपने टिकट्स, आगे के टिकट्स, वापस जाने का आपका कौन सा डेट है, और मेरे होटल की बुकिंग्स उन्होंने देखी, और मेरा प्रोफाइल क्या है उन्होंने वो भी देखा। लाइक मैं अगर आ रहा हूँ तो किस पर्पज़ पे आ रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये वो मस्ट पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, कि आपके डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस वजह से आ रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरी जो भी बातचीत थी उनसे पूरी क्लियर हुई। उन्होंने मेरा प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी देखना था वो सब देखा, और फिर उन्होंने मेरा प्लान देखा। तो उसमें एक प्लान मेरा क्वींसटाउन गलत था, बिकॉज रोटरुआ के बाद में क्वींसटाउन जाना लाइक बहुत ही दूर है। तो उन्होंने मेरे को खुद ही गाइड किया कि आप ये प्लान कैंसिल कर दो, और आप रोटरुआ घूम लो, और एक टापुआ वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे घूम लो, वापस ऑकलैंड आओ। आप लाइक अगर 8-9 डेज़ का प्लान करने के लिए आए हैं, तो आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप जितना पैसा लेके आए हैं उतना यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो कुछ अराउंड 2 लाख मेरे अकाउंट में थे, और मैं 2500 अपना NZ डॉलर्स ले गया था, और कुछ 600-700 US डॉलर थे। तो आपके पास में जितना ज़्यादा कैश हो उतना ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन वो आपका चेक भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे ऑनलाइन आपका वैलिड भी नहीं है, कुछ आप डेबिट कार्ड भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, करेंगे तो इंटरनेशनल चार्जेस आपके ज़्यादा है।
और स्टे का भी थोड़ा सा महंगा है, तो अगर पहले से प्री प्लान किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। बात सारी ये है कि आपको जेन्युइन रहना है, और अगर आपने कुछ ऐसा वैसा भी किया हुआ है, लाइक आपने चलो 2-3 दिन की बुकिंग्स दिखा रखी है बट आगे की नहीं दिखा रखी है, आपको जेन्युइन रहना है। आपको हेजिटेशन आप जरा सा भी करोगे तो आप ही को दिक्कत होगी, वो पूछताछ और बढ़ा देंगे। और अगर आप अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंट हो तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा आपसे पूछताछ करके आपको जाने देंगे। तो मेरा जो भी ये पूछताछ हुआ उसके बाद उन्होंने मेरे को जाने दिया और मैंने प्रॉपरली एग्जिट किया वहाँ से। ऑकलैंड गया, आराम से घूमा, 6-7 दिन मैं वहाँ रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आया हूँ, आने के टाइम पे मुझसे कोई इंक्वायरी, कोई चेकिंग, कुछ भी नहीं था। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मैंने रिटर्न फ्लाइट फिर एमिरेट्स से करवाई वाया दुबई। बेस्ट फ्लाइट है आने के लिए, बाकी वो मर्जी है, आना जिससे भी चाहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट होल्ड जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। होल्ड ना ही लें तो अच्छा है, वो आप ही के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और थोड़ा सा माइंड में जाता है चीज़ें। तो आप डायरेक्ट फ्लाइट जितना लेंगे जिसमें 2-3 घंटे का ही ले ओवर है, वो ज़्यादा बेटर है। और जैसे हांगकॉन्ग का मैंने किया, अगर आप वाया हांगकॉन्ग जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ईजिली आपको प्री अप्रूवल मिल जाता है और हैंड टू हैंड मिल जाता है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो सब चीज़ों के लिए थैंक यू रमनदीप जी, और ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बना है। आप शेयर कीजिए और दूसरों को भी आप बताइए कि कॉन्फिडेंट रहिए। जो पहली बार में लॉस हुआ, आप थोड़ा सा उसका स्टडी कीजिए। आप जिस भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर रखिए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस टाइम पे जाने के लिए। अभी इस टाइम पे बहुत स्मूथ है, बहुत ईजी है। पहले क्या था, रश था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दिक्कतें हो रही थी क्योंकि बहुत सारे फेक्स भी थे उसके अंदर और जो स्कैम्स भी हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रही हैं। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, आई थिंक कंसल्टेंट की गलती है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब फ्लाइट की ओर से और एयरपोर्ट की ओर से ही था, उन्होंने आगे से ही इन्फॉर्मेशन दे रखी थी या जो भी था। तो बेहिचक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने प्रॉपर बस बुकिंग्स करके जाइए और हेजिटेशन नहीं चाहिए उसमें। थैंक यू। तो आपने सुनी उनकी कहानी, उन्होंने कैसे ट्रैवल किया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं हमसे संपर्क करके। इंस्टाग्राम पे हमें आप मैसेज करिए। अगर आपको फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम में ऐसी स्टोरी ढूंढ ढूंढ के आपके पास लाते रहेंगे जिससे आपको ट्रैवल करने में हेल्प मिले। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।